हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज। फ्रेंड्स, आज के समय में इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि टेंस को कैसे पहचाना जाए, कौन सा टेंस है, इसके बारे में कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्या किया जाए कि हमको टेंस आ जाए। कई लोगों की दिक्कत होती है, कई लोगों को टेंस आता है, अगर आता है तो अच्छी बात है, वास्तव में बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो सबसे मेन उसका रीज़न क्या होता है कि टेंस को कैसे पहचान किया जाए, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं उसको जानने के लिए। यही टेंस के बारे में आज आपको बताएंगे। ये आज टेंस की पहली क्लास है। इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि टेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब वगैरह वगैरह, हेल्पिंग वर्ब। और आज जो है टेंस को पहचान कैसे किया जाएगा, कैसे टेंस को पहचानेंगे कि कौन सा वाकई में इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में आज आपको डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। काल क्या होता है? टाइम, समय। टेंस जो होता है इसका मतलब हिंदी होती है काल या समय। कोई भी समय, वो प्रेजेंट की बात हो, अभी की बात हो, वर्तमान की बात हो या पास्ट, बीती हुई बात हो, और तीसरा जो होगा वो फ्यूचर की बात होती है। तो तीन प्रकार की, यानी एक टेंस के तीन बच्चे हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। यानी कि हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो तीनों को पहचान करने का रूल क्या होता है? कैसे आप ये सोचेंगे कि वर्तमान कौन सा है, कौन सा भूतकाल है, कौन सा भविष्य काल है? तो प्रेजेंट में आपको वाक्य के अंत में है, हूं, हैं, हो इत्यादि आता है। पास्ट में ठीक बीती हुई बात होती है तो था, थी, थे इत्यादि आता है, या इससे यह भी आभास होता है कि ये जो कार्य है ये पीछे किया गया है, अर्थात बीती हुई बात है। और फ्यूचर की बात होती है गा गी गे, यानी भविष्य में वो काम होगा। तो टेंस के तीन बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जो इधर आपको साइड में दिख रहा है ये हमने IND शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब होता है इंडिफिनिट। इसका मतलब इंडिफिनिट। उसके बाद दूसरा है CONTI लिखा है हमने, इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बारी बारी से चारों को एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में क्या पहचान किया जाएगा कि आखिर ये कैसे मान लिया जाएगा कि ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जैसा कि बचपन से हमें ये सिखाते आए हैं टीचर्स लोग कि जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वास्तविक में ये सही है, यही चीज इसकी मूल पहचान होती है। लेकिन अब थोड़ा सा ग्रामर आगे बढ़ गया है। चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड और डेवलप करना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक साधारण सी बात है, मैं पहले आपको दो तीन वाक्य बताता हूं, इसको आप पहचान करके बताइएगा कि आखिर ये सेंटेंस कौन सा है, कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। जैसे पहला एग्जाम्पल है नींबू खट्टा है। नींबू खट्टा है, ये कौन सा टेंस है? वो सोया हुआ है, ये कौन सा टेंस है? दोनों आपको समझना है। पहला हमने बोला नींबू खट्टा है, दूसरा हमने बोला वह सोया हुआ है। तो जाहिर सी बात है आप सोच सकते हैं और दिमाग लगा सकते हैं, कमेंट भी करिएगा कि आखिर ये सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है। मैं बता दूं आपको, नींबू खट्टा है कोई टेंस नहीं है, टेंस है ही नहीं, ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, और ना इंडेफिनिट, ना कॉन्टिन्यूअस, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार दूसरा है वो सोया हुआ है, इसमें भी नहीं, इसलिए कि जैसे वह सोया हुआ है, अगर यहीं पे ये सेंटेंस लिखा होता कि वह सो रहा है, तो ये वह यानी जो सब्जेक्ट है वह, उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। वह सो रहा है तो उसके द्वारा जब कोई काम किया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा कि ये फला टेंस है, मतलब रहा रही आएगा तो कॉन्टिन्यूअस आएगा। इसी प्रकार नींबू खट्टा है, लेमन इज सावर या सोर जिसको बोला जाता है, लेमन इज सोर। तो किसी भी टेंस में इसकी गिनती नहीं होती है, इसीलिए वाक्य को पहचानने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखिए इंडेफिनिट में यही बात बताई गई है कि जिन वाक्यों के अंत में वर्ब यानी क्रिया के साथ ता, ती, ते, इनमें से कोई एक ही आएगा, वर्ब के साथ जुड़ा हुआ, जैसे खाता है, जाती है, नहाते हैं, ठीक, ता, ती, ते के साथ है, हूं, हो में से कोई एक आएगा, यानी इसमें से भी एक और इसमें से भी एक। तो ये जो सेंटेंस होगा ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में वर्ब यानी क्रिया के साथ ता, ती, ते में से कोई एक जुड़ा हुआ होता आएगा
उसके बाद है, हूं, हो में से कोई एक आएगा, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद कंटीन्यूअस की पहचान। अभी इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम अभी आपको डिटेल बताएंगे। तो कंटीन्यूअस में क्या होगा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे इत्यादि शब्द आते हैं, रहा, रही, रहे के साथ क्या आएगा? है, हूं, हो, इनमें से कोई एक ही आएगा। तो जिन वाक्यों के अंत में, अर्थात इसका मतलब कंटीन्यूअस का मतलब वो काम निरंतर हो रहा है अभी, और प्रेजेंट की बात हो रही है तो निरंतर हो रहा है। तो रहा, रही, रहे जिसमें आता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर उसके बाद आगे है परफेक्ट की बात। जैसे इसमें दिया है चुका, चुकी, चुके, तीन चीज होता, लिया, दिया, खाया, पिया, और ली, दी। जैसे उसने मेरी पुस्तक ली, और लास्ट में क्या आएगा? है। इन तीनों में से कोई एक आएगा जरूर, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके, या फिर लिया, दिया, खाया, पिया और ली, दी के साथ इसके बाद है, हूं, हो में से कोई एक आए तो इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती? कि जिन वाक्यों के अंत में, अभी आप देखिएगा कि कॉन्टिन्यूअस की तरह ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेम होता है, इसकी भी पहचान। इसमें कुछ एक थोड़ा सा नियम अलग होता है। क्या होता है बता रहे हैं। जैसे जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे तीनों में से कोई एक आए और है, हूं, हो में से कोई एक आए, तो इस सेंटेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तब जब इसमें समय के साथ से दिया हो। जैसे समय के साथ से का मतलब क्या? कि वह सुबह से नहा रहा है, या वह सुबह से सो रहा है, या फिर से आया, हमने यही कहा कि समय, सुबह जो है वो क्या है? एक समय है, एक निर्धारित समय है। निश्चित है कि अनिश्चित है वो अलग बात है, लेकिन एक समय की बात इसमें रखी जाती है। या फिर वह 2002 से दिल्ली में रह रहा है, तो से भी आया और समय की भी बात हुई, और रहा, रही तो आ ही रहा है। तो इसलिए जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे, है, हूं, हो, इनके साथ समय की बाध्यता दी हो, से के साथ समय की बाध्यता दी हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में से डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। अब ये सोचने वाली बात होती है कि डू कहां पे यूज होगा और डज कहां पे यूज होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ या नाम के साथ क्या लगेगा? डज का प्रयोग किया जाता है। मैं और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या नाम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, और एक वचन, मैं और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह कंटीन्यूअस टेंस में एम जो होता है वो सिर्फ आई के साथ जुड़ता है, आर जो होता है वो बहुवचन के साथ जुड़ता है, और इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है? ही, शी, इट, या फिर राम, श्याम वगैरह नाम जो भी होंगे। और इसमें मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो होती है, जैसे खा रहा है तो खाना इसमें मुख्य क्रिया हो गई, तो उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी लगा होता है। तो खाने की इंग्लिश क्या होगी? ईट, और ईट में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। उसी तरह इसमें है चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, ली, दी। तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया हैज और हैव में से कोई एक लगती है। अब कहां कौन सी लगती है? जैसे हैज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर नाउन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, और आई तथा बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे गो, वेंट, गॉन होता ना, तो इसमें थर्ड फॉर्म गॉन ही प्रयोग में लाई जाएगी। आगे है, इसमें भी रहा, रही, रहे हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगेगी, अर्थात कौन सा? आईएनजी फॉर्म लगेगा। लेकिन हैज और हैव में से कोई एक लगेगा। हैज हमने बताया आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव जो होता है वो आई और बहुवचन के साथ। और इसके साथ एक चीज और जुड़ता है, क्या? बीन, BEEN। तो हैज और हैव के में से कोई एक तथा बीन और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें प्रयोग किया जाता है। अब जो समय की बात हमने आपको बताई,
समय के साथ जैसे सुबह से नहा रहा है, तो सुबह का कोई एग्जैक्ट टाइम तो है नहीं, 5 बजे भी सुबह मानी जाएगी, 6 बजे भी मानी जाएगी, 7 बजे भी। तो जब समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, और जब समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय क्या होता है? जैसे वो 3 बजे से खाना खा रहा है, वो 2005 से मुंबई में रह रहा है, तो जब निश्चित समय है ना, 2005 निश्चित समय है, 3 बजे निश्चित समय है, तो जब निश्चित की बात की जाए तो सिंस का प्रयोग होता है, और जब अनिश्चित की बात की जाए तो फार का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार पास्ट में आ जाइए। जैसे इन सब का कंटिन्यूअस जो है वो क्या है? इजी होता है थोड़ा। उसी तरह पास्ट के इंडेफिनिट की बात की जाए तो जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते और लिया दिया आता है, अब इसमें एक सोचने वाली बात होती है, जैसे इंडेफिनिट प्रेजेंट की बात हमने किया तो इसमें ता, ती, ते के साथ है, हूं, हो आना जरूरी है, लेकिन पास्ट में, इसी इंडेफिनिट में, पास्ट के इस इंडेफिनिट में जरूरी नहीं है कि लिया के बाद था आए ही। ये कॉमन सेंस की बात है, इतना सोचना पड़ेगा। जैसे वह खाना खा लिया, तो इसमें था लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पहचान जरूर कर लेना होगा कि ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसमें जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, लिया, दिया इत्यादि शब्द आए, हो सकता है कि था, थी, थे भी कोई एक आ जाए उसमें से। अगर नहीं भी आए तो भी आपको ये पहचान करना है कि ये जो है इंडेफिनिट का पास्ट ही है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब या तो डिड लगेगी या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। ये डिफाइन करने वाली बात होती है। आपको एक्सप्लेन जब हम पूरा टेंस पढ़ाएंगे, अभी तो ये पहचान करने का नियम हम आपको बता रहे हैं, तो जब टेंस को एक्सप्लेन किया जाएगा तो इस चीज को डिफाइन किया जाएगा। आगे है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे हैं, ये रहा, रही, रहे, ये सभी कंटिन्यूअस में लगा होता है। तो रहा, रही, रहे के साथ जब था, थी, थे ये आए तो इसका मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगती है। वाज और वर्ब, वाज कहाँ पे लगती है? वही सेम कंडीशन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ वाज, आई और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी, अगर ये वाक्य के अंत में आए, जैसे वह खाना खा चुका था, वह मुझसे कलम लिया था, उसने मुझे अपनी कलम दी थी, ऐसा कुछ अगर आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हैड, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, हैड का प्रयोग किया जाएगा, और उसके साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट, इसमें पास्ट में लास्ट है कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस वाक्य के लास्ट में क्रिया के साथ रहा, रही, रहे इत्यादि के बाद था, थी, थे में से कोई एक आए तो उसको क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी समय की बाध्यता होती है। समय की बाध्यता हमने आपको प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही बात बताई कि जैसे निश्चित समय अगर दिया रहेगा तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा, अनिश्चित समय दिया रहेगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा? फार का प्रयोग किया जाएगा। इसकी सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब हैड ही होती है, उसके साथ बीन जुड़ जाता है, BEEN, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो प्रेजेंट और पास्ट आपको क्लियर हो गया। कोई दिक्कत हो तो फिर आप दोबारा उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिवाइज करा सकते हैं। अब फ्यूचर की बात किया जाए तो फ्यूचर हमने बताया कि जो भविष्य में होने वाला कार्य है उसी को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर में इंडेफिनिट की बात अगर की जाए तो जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आएगा उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर माना जाता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे वह खाता होगा, वह सो गया होगा, ठीक। तो जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है उसमें विल का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तक तो सभी टीचर्स ने बताया कि विल के साथ सेल भी लगता है, या तो विल या सेल लगता है, किसी के साथ विल लगता है, किसी के साथ सेल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाना चाहता हूं कि सेल का प्रयोग अब सिर्फ और सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर ही किया जाता है। सेल का प्रयोग अब टेंस में, न्यू ग्रामर में नहीं किया जाता है। ये चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलती है। अभी भी कई टीचर्स लोग पढ़ाते हैं कि विल या सेल लगता है, लेकिन ये अब रॉन्ग माना जा रहा है, गलत माना जा रहा है। विल का ही प्रयोग होगा, सेल अब सिर्फ मॉडल की तरह यूज होता है। तो इसमें भी वही हो गया, विल का प्रयोग कर दिया, गागी गे। अब कंटिन्यूअस की बारी आई तो इसमें रहा, रही, रहे के साथ क्या आएगा? होगा। जैसे वह खा रहा होगा
सो रहा होगा, वे नाच रहे होंगे। ठीक, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे इन तीनों के साथ होगा आएगा उसमें क्या होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। और इसमें विल के साथ क्या प्रयोग में लाया जाता है, बी, विल बी, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह आइए फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिन वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके या लिया, दिया, खाया या ली, दी इन सब के साथ होगा आए, फिर से सुन लीजिए, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, खाया, पिया, ली, दी के साथ होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, तब ये जो सेंटेंस होगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसकी सहायक क्रिया विल के साथ क्या लगती है, हैव। विल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार लास्ट में है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में सभी में वही कंडीशन है, रहा, रही, रहे आता रहेगा, और अगर फ्यूचर है तो होगा, और पास्ट है तो था, और प्रेजेंट है तो हैं। ये तीनों कॉमन होते हैं, रहा, रही, रहे के साथ होगा, और इसमें भी समय के साथ से का प्रयोग किया जाएगा। इसकी सहायक क्रिया विल प्लस हैव प्लस बीन, और जो मेन वर्ब होगी उसकी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है कि जैसे अब तक आपने देखा कि सिंस या फॉर में से कोई एक लगता था, निश्चित हुआ तो सिंस, अनिश्चित हुआ तो फॉर, लेकिन इसमें सिंस, फ्रॉम और फॉर तीनों का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे प्रयोग किया जाएगा, किसी भी वाक्य को सॉल्व कैसे किया जाएगा, उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। ट्रांसलेशन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर गिविंग क्वेश्चन होता है। इसको अगर आपने ट्रांसलेशन सॉल्व कर लिया तो सबसे ज्यादा नंबर आपको इसी चीज से मिलता है पूरे पेपर में। और अगर इसके अलावा आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कैसे स्पोकन इंग्लिश का बोर्ड तो हर जगह आपने देखा होगा कि कैसे अंग्रेजी बोली जाती है। तो जो तमाम बोर्ड होते हैं कि 90 बोर्ड लगे होते हैं कि 90 दिन में आपको अंग्रेजी सिखा के एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलने को सिखा दिया जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, और सिर्फ अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहली चीज यही है, ये तीनों टेंस और इनके चारों भाग वाक्य को पहचान करने के लिए जब आप सीख जाएंगे तो ट्रांसलेशन उसी प्रकार से, उसी तेजी से आप कर ले जाएंगे। और इसके बाद अभी तो इन तीनों को पहचान करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं बची होगी। इसके बाद आपको बारी बारी से प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट के चारों, फ्यूचर के चारों को डिफाइन किया जाएगा। एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा आपको कि अगर जैसे एक सेंटेंस हम आपको बोलते हैं कि जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो अगर डू और डज में से कोई एक प्रयोग उसमें कर देंगे तो क्या होगा उसका सेंटेंस, जैसे वह जाता है, वह जाता है कि अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे तो चूंकि ता और है दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये तो कंफर्म है, और इसमें डू और डज में से कोई एक यूज करना है आपको, ऐसा ही बताया जाता है आज तक। हालांकि ये गलत होता है। जैसे यहां पे एक ऑप्शन हमने आपको दिया पास्ट के इंडेफिनिट में कि डिड और या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इन दोनों में से कोई एक प्रयोग किया जाता है। तो जब साधारण वाक्य हो, ध्यान से सुनिएगा कि जब सेंटेंस साधारण हो, अफर्मेटिव हो, तो उसमें डू या डज में से कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें जो वर्ब होती है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, जो क्रिया होती है उसी के अगर एक वचन है या बहुवचन है तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को हम जब डिफाइन करेंगे टेंस को पूरी तरह तो बताएंगे। अब देखिए नॉट का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज के साथ नॉट, हैव नॉट, फिर उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लगेगा तो हैज नॉट बीन, ये ध्यान दीजिएगा बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। डिड नॉट, वाज नॉट, वेयर नॉट, हैड नॉट, फिर उसके बाद इसमें हैड नॉट बीन, हैड और बीन दोनों के बीच में नॉट आएगा। फिर यहाँ विल नॉट बी, यहाँ भी बीच में ही नॉट आएगा। फिर विल नॉट हैव, फिर विल नॉट हैव बीन। ये नॉट को लगाने का तरीका होता है, इसमें आप साधारण रूप में गलती नहीं करेंगे। अब इसके बाद आपको दो प्रकार की वर्ब्स सामने आती हैं। जैसे एक होता है एक टेंस, हम आपको साधारण सा एक वाक्य बोल रहे हैं कि जैसे वह मुझे सुन रहा है, सुन रहा है। अब बताइए इसमें क्रिया कुछ है, वर्ब कुछ है?
सुनना इसमें वर्ब है। सुनना जब वर्ब है तो इसको हाथ से किया गया या फिर किसी शरीर के बॉडी पार्ट से कार्य किया गया है? नहीं किया गया है। साधारण सी बात है, जैसे वह खाया या वह खाना खाता है, तो खाने का जो कार्य होता है वो अपने हाथों से ही कर सकते हैं, लेकिन किसी को सुनना, प्रेम करना, जानना, इन सब चीज़ों को ये वर्ब्स में अलग अलग डिफाइन किया जाएगा। जैसे खाने की बात होती है तो हाथ से किया गया, तो ये एक्शन हो गया, ये एक्शन वर्ब इसको बोला गया। लेकिन किसी चीज़ को सुनना या किसी के प्रति प्रेम करना, जानना, ये क्या हो गई? ये भी एक्शन वर्ब है, लेकिन इसके सामने एक शब्द और जुड़ता है, मेंटल एक्शन वर्ब। तो चीज़ों को धीरे धीरे, अभी तो पहली क्लास थी टेंस पे, अब इसके बाद धीरे धीरे आपको डिफाइन किया जाएगा। अगली वीडियो को मिस मत करिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हो सकता है आपके समझ में अच्छे से आ जाए, ताकि पूरे जीवन में फिर पहचान करने के लिए कुछ न बचा रहे। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।